नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का भारत 24 पर और मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। वक्त हो चला है आपके पसंदीदा बुलेटिन वंदे भारत का, जिसमें आपको दिखाएंगे दिन भर की वो तमाम बड़ी खबरें जो आज सुर्खियों में छाई रही। देश प्रदेश से लेकर दुनिया की हर एक बड़ी हलचल। अगले 1 घंटे में कोई बड़ी खबर नहीं छूटेगी। मतलब ये बुलेटिन आपने देख लिया तो समझिए दिन भर की हर एक खबर से आप अपडेट हो लिए। तो चलिए बिना रुके शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। दिखाते हैं आपको इंडिया टू इंटरनेशनल पूरा हाल वंदे भारत में। सबसे पहले बात श्रद्धा मर्डर केस की, जो लगातार उलझता जा रहा है और इस मामले में रोजाना नए खुलासे भी हो रहे हैं। दरअसल शातिर दिमाग आफताब ने हत्या की गुत्थी को उलझाने के लिए दिल्ली के अलावा 4 और राज्यों में बैठकर हत्या की साजिश को रचा था और इसी के चलते श्रद्धा मर्डर मिस्ट्री अब 5 राज्यों में उलझ चुकी है। आरोपी का इकबालिया बयान मौजूद है, लेकिन ये सबूत हत्यारोपी आफताब को फांसी के फंदे तक पहुंचाने के लिए काफी नहीं और इसीलिए दिल्ली पुलिस सबूतों की तलाश में दिन रात एक कर चुकी है और साथ ही कई सवाल हैं जिनके सही जवाब अब भी मिलना बाकी है और इसीलिए जांच में लगातार तेजी लाई जा रही है। इन्हीं सवालों के जवाब जरूरी हैं। श्रद्धा के शव के आफताब ने कितने टुकड़े किए थे? लाश के टुकड़े करने वाली आरी और छेनी हथौड़ी कहां हैं? कत्ल के वक्त श्रद्धा के पहने हुए कपड़े आखिर कहां हैं? घर में मौजूद शव के टुकड़े या फिर खून के निशान? बाथरूम में नाली में इकट्ठा कोई भी सबूत जो हाथ लग सके? श्रद्धा का मोबाइल फोन 18 मई से 5 जून तक रात 2 बजे से सुबह 6 बजे तक आफताब के मोबाइल की लोकेशन क्या थी? इन तमाम को लीड्स को कनेक्ट करने के साथ साथ जांच में तेजी आई जा सकती है, जो जाहिर है कि पुलिस को मदद करेगा कि आरोपी को कठोर से कठोर सजा दिलाई जा सके। लेकिन दिल्ली पुलिस की 9 टीमें देश के 5 राज्यों में श्रद्धा की हत्या के सबूत तलाश रही हैं और श्रद्धा मर्डर केस में रोजाना नए खुलासे भी हो रहे हैं। अब श्रद्धा इस दुनिया में नहीं है। उसे पीटा गया, काटा गया। उसके शव के साथ इस कदर हैवानियत की गई कि उसकी आत्मा भी मर गई होगी। आफताब ने पूरी प्लानिंग के साथ पहले श्रद्धा की हत्या की, फिर उसके खून को साफ किया। श्रद्धा के शव के छोटे छोटे 35 टुकड़े कर उसे ठिकाने लगा दिया। उसने सारे सबूत साफ करने की भी कोशिश की, लेकिन अब श्रद्धा को इंसाफ दिलाने के लिए पुलिस दिन रात एक किए हुए है। पुलिस के मुताबिक महरौली के जंगलों से मानव शरीर की 17 हड्डियां मिली हैं। अब ये हड्डियां श्रद्धा की हैं या नहीं, इसकी जांच के लिए इन्हें डीएनए के लिए भेजा गया है। उधर आफताब ने मैदान गढ़ी के तालाब में श्रद्धा के सिर को फेंकने का खुलासा किया है, जिसके बाद से ही पुलिस श्रद्धा के सिर की तलाश में जुटी है। पुलिस की पूछताछ में आफताब ने जो खुलासे किए हैं उसे सुनकर आपका दिल दहल जाएगा। श्रद्धा के शव के छोटे छोटे टुकड़े करने के लिए उसने छेनी हथौड़े का इस्तेमाल किया था। उसका परिवार कई खुलासे कर रहा है। श्रद्धा के शव के कंधे, हाथ के जोड़, घुटने और रीढ़ की हड्डियों को तोड़ने के लिए आफताब ने छेनी हथौड़े का इस्तेमाल किया था। आरोपी आफताब श्रद्धा के साथ मुंबई के वसई के कैनी अपार्टमेंट, रीगल अपार्टमेंट और व्हाइट हिल्स अपार्टमेंट में रह चुका है और अब दिल्ली पुलिस मुंबई में डेरा डाले हुए है ताकि सन की शातिर आफताब के पुराने क्राइम रिकॉर्ड को खंगाला जा सके। दिल्ली पुलिस इस वक्त मुंबई से सटे पालघर जिले के वसई इलाके में पहुंची है। पिछले 4 दिनों से अलग अलग लोगों का बयान दर्ज कर रही है। अब तक इस मामले में कुल 14 लोगों का बयान दर्ज किया जा चुका है। उसी के साथ ही अब दिल्ली पुलिस की टीम आफताब के परिवार वालों को ढूंढ रही है। तो मुंबई में भी दिल्ली पुलिस की कई टीमें जांच में जुटी हुई हैं। दिल्ली पुलिस अभी तक मुंबई में 11 लोगों से पूछताछ कर चुकी है। चूंकि श्रद्धा और आफताब पहले मुंबई में रहते थे और इसी साल 8 मई को मुंबई से दिल्ली शिफ्ट हुए थे, ऐसे में श्रद्धा मर्डर केस के कई सबूत मुंबई में मौजूद हैं। वहीं जिन 11 लोगों से पूछताछ की गई है उनमें कई लोगों के नाम शामिल हैं, जिसमें सबसे पहला नाम श्रद्धा के दोस्त लक्ष्मण नाडर का है। राहुल रॉय, गॉडविन रॉड्रिक्स, ये तमाम श्रद्धा के दोस्त हैं। इसके साथ ही श्रद्धा की दोस्त शिवानी मात्रे, श्रद्धा की दोस्त शिवानी के पति से भी पुलिस अब तक पूछताछ कर चुकी है। मुंबई में आफताब, श्रद्धा जिस किराए के मकान में रहते थे उस फ्लैट के मालिक से पूछताछ।
फ्लैट के दूसरे मकान मालिक जयश्री पाटकर से भी पूछताछ। श्रद्धा के मैनेजर करण बराई से पुलिस सवाल जवाब कर चुकी है। जहां पर आफ्ताब का परिवार रहता था, उस यूनिक पार्क के सचिव अब्दुल्ला खान और अध्यक्ष से भी पूछताछ। वहीं वसई से मीरा रोड आफ्ताब का सामान शिफ्ट करने वाले पैकर्स, मूवर्स एंड पैकर्स से पूछताछ की जा चुकी है और इन्हीं बयानों के आधार पर अब पुलिस की तरफ से जांच आगे की जा रही है। तो दिल्ली में श्रद्धा हत्याकांड ने सबको हिलाकर रख दिया, लेकिन अब ऐसा ही एक नृशंस हत्या का मामला उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से भी सामने आया है, जहां पर प्रेमी ने अपनी ही प्रेमिका की हत्या कर दी और फिर उसके शव के 6 टुकड़े कर दिए, टुकड़ों को बोरी में डाला और फिर कुएं में फेंक दिया। आजमगढ़ में हुई विवाहिता की हत्या का आरोपी कोई और नहीं बल्कि उसका प्रेमी ही निकला। बेपनाह इश्क के नफरत में बदलने की कहानी है युवती की हत्या कर टुकड़ों में फेंका जाना। आजमगढ़ एसपी अनुराग आर्य ने चुनौती बने इस जघन्य हत्याकांड का खुलासा किया तो लोग एक बार को सोचने को मजबूर हो गए। एक अज्ञात युवती की डेड बॉडी कुएं में मिली थी, जिसकी सिर नहीं था, बाकी बॉडी पार्ट्स काटे गए थे। पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था, महिला संबंधी अपराध था और एक जघन्य अपराध था। हम लोगों के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी घटना को वर्कआउट करना, शिनाख्त करना, वर्कआउट करना और अपराधी को पकड़ना। हमारी 5 पुलिस टीम इसमें लगी हुई थी और बहुत मेहनत करते हुए आज अपराधी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पूरी घटना का अनावरण किया गया है। इस घटना में प्रमुख अभियुक्त प्रिंस यादव, इसको आज पुलिस मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया है। दाहिने पैर में इसके गोली लगी है, इसके पास से एक अवैध असला बरामद हुआ है। इससे पूछताछ में ये क्लियर हुआ कि इसका मृतका के साथ 2 साल से संबंध था। बीते 15 नवंबर को अहरौला के पश्चिम पट्टी गांव के गौरीकापुरा स्थित एक कुएं से दुर्गंध आने की वजह से ग्रामीणों ने झांका तो उनकी चीख निकल आई। युवती का सिर कटा शव पानी में तैर रहा था, उसके हाथ पैर अलग अलग तैर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि नफरत की हद तक जाने वाले व्यक्ति ने मर्डर किया है। उसका सिर पुलिस बरामद नहीं कर सकी थी। 5 दिन बाद पुलिस ने हत्याकांड का खुलासा किया। पुलिस ने बताया कि आरोपी प्रिंस यादव के बीते 2 साल से महिला से प्रेम संबंध थे। इस बीच प्रिंस शारजाह में नौकरी के लिए चला गया। इस दौरान युवती के परिजनों ने उसका विवाह कहीं और कर दिया। युवती की जानकारी होने पर प्रिंस घर लौटा और युवती से साथ रहने की बात की तो उसने इनकार कर दिया। इसके बाद आरोपी प्रिंस युवती को झांसे में लेकर खेत में घुमाने ले गया, जहां उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। बाद में शव को टुकड़ों में काटकर और बोरी में भरकर कुएं में फेंक दिया। यमुना एक्सप्रेसवे पर मथुरा के पास पुलिस को सूटकेस में एक डेड बॉडी मिली और पुलिस ने अब इस मामले का खुलासा भी कर दिया है। जब आप इसकी हकीकत सुनेंगे तो सन्न रह जाएंगे कि वो हत्या किसने की थी। दरअसल हंसती खेलती जिंदगी को उन्हीं ने छीना जिन्होंने उसे ये जिंदगी दी। मतलब उस युवती की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसके अपने माता पिता ने की थी। यमुना एक्सप्रेसवे पर बीते दिनों सूटकेस में मिले शव की शिनाख्त के बाद मामले का खुलासा हो गया है। सूटकेस में शव को यमुना एक्सप्रेसवे पर उसी मां ने फेंका था जिस मां ने उस जिस्म को जिंदगी दी थी। कत्ल उसी पिता ने किया था जिसने उस बेटी को चलना सिखाया था। दरअसल बीते दिनों मथुरा के पास यमुना एक्सप्रेसवे पर एक सूटकेस मिला था जिसमें एक युवती का शव था। सूटकेस में जो शव मिला उसकी पहचान आयुषी यादव के तौर हुई। आयुषी यादव का गुनाह था कि उसने प्यार किया था, जो उसके पिता को रास नहीं आया और पत्नी के साथ मिलकर अपनी ही बेटी की हत्या कर दी और शव को सूटकेस में डालकर यमुना एक्सप्रेसवे पर निकल पड़े। मथुरा के पास सर्विस रोड पर सूटकेस को फेंक दिया। पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए हत्या में प्रयुक्त लाइसेंसी रिवॉल्वर बरामद कर ली गई है। हमारी पुलिस ने जांच में ये पाया कि मां और बाप के बयानों में अंतर है। जब हम लोगों ने इस पे ठीक से बात की तो ये बात खुलती चली गई और उन्होंने स्वीकार किया कि हमने अपने घर में ही इसकी हत्या करके यहाँ डेड बॉडी लाके डाली थी। लड़की जो कि बालिग थी और अपने मर्जी से एक छत्रपाल नाम के लड़के से शादी कर ली थी आर्य समाज मंदिर में। इसको लेके परिवार में काफ़ी मनमुटाव था और लड़की बिना बताए भी घर से चली जाया करती थी, जिसको लेके माँ बाप टोकते रहते थे। पुलिस को परिजनों पर सबसे पहले शक तब हुआ जब युवती की मां और भाई आयुष ने शव की शिनाख्त की और बिना कुछ कहे वहां से चल दिए। जिसके बाद पुलिस ने मां और भाई से सख्ती से पूछताछ की तो उन्होंने पूरी कहानी सुना दी। लेकिन आखिर क्यों एक पिता ने अपने ही कलेजे के टुकड़े को मौत के घाट उतार दिया? दरअसल आयुषी दूसरी जाति के एक युवक से प्यार करती थी जिसकी जानकारी उसने अपने घर पर भी दी।
किस तरीके से पूरा मामला आगे बढ़ता हुआ नजर आया, परिवार को जानकारी मिली तारीख 17 नवंबर, जब अफेयर को लेकर माता पिता से झगड़ा हुआ। हालांकि माता पिता को इस प्रेम संबंध की जानकारी पहले से थी, लेकिन इस तारीख को विवाद ज्यादा बढ़ा। 17 नवंबर को हत्या के बाद शव को उसके बाद दिन भर घर में रखा गया। 18 नवंबर को शव को रात में मथुरा के पास डिस्पोज ऑफ किया गया। एक सूट में उस शव को डाला गया और उसके बाद उसे फेंक दिया गया। 19 नवंबर को डेवलपमेंट होता है जब पुलिस को आयुषी के परिजनों की सूचना मिलती है। पुलिस इसमें तफ्तीश को आगे बढ़ाती है। 20 नवंबर को मथुरा पुलिस मां और भाई को लेकर मथुरा पहुंचे ताकि शव की शिनाख्त की जा सके। 21 नवंबर पुलिस ने माता पिता को गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि यह साफ हो चुका था कि माता पिता ने ही अपनी बच्ची की हत्या कर दी है। इधर मुंबई से भी दिल को दहला देने वाली एक घटना सामने आई है। कलयुगी पिता ने अपने 5 साल के बेटे की गला रेतकर हत्या कर दी। हत्या की वजह साफ नहीं है, जिसकी पुलिस अभी जांच कर रही है। मुंबई के मालवणी में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। एक पिता ने अपने 5 साल के बच्चे की चाकू से गला रेतकर बेरहमी से हत्या कर दी। पुलिस ने बताया कि आरोपी की बड़ी बेटी ने स्कूल छोड़ने के लिए कहा, लेकिन वो नहीं ले गया। तब उसकी पत्नी स्कूल छोड़ने चली गई। इसी बात को लेकर पति पत्नी में झगड़ा हुआ। झगड़े के दौरान आरोपी ने सो रहे 5 साल के बेटे की गला रेतकर हत्या कर दी। फिलहाल आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिसका नाम नंदन खेमसिंह अधिकारी है। आरोपी 6 महीने से बेरोजगार था और वो घर वालों से छोटी छोटी बात पर झगड़ा करता था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। एक और मामला, दिल्ली के छावला गैंगरेप और मर्डर केस में आरोपियों को बरी करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर पुनर्विचार याचिका दायर होगी, जिसको लेकर उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने भी मंजूरी दे दी है। 7 नवंबर को ही सुप्रीम कोर्ट ने तीनों आरोपियों को बरी किया था और इसके बाद पीड़ित परिवार ने इसे लेकर सवाल उठाए थे। दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने साल 2012 में छावला गैंगरेप और मर्डर केस में आरोपियों को बरी करने के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक पुनर्विचार याचिका दायर करने की मंजूरी दी है। साथ ही मामले में पक्ष रखने के लिए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और अतिरिक्त एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी की नियुक्ति को भी मंजूरी दी है। फरवरी 2012 में 19 साल की लड़की का अपहरण कर उसके साथ गैंगरेप किया गया था। फिर नृशंस हत्या कर शव को फेंक दिया गया था। लड़की का शव शत विशत शव अपहरण के 3 दिन बाद मिला था। इस मामले में निचली अदालत ने 2014 में 3 आरोपियों को मौत की सजा सुनाई थी और मामले को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर करार दिया गया था। बाद में दिल्ली हाई कोर्ट ने भी फैसले को बरकरार रखा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट और निचली अदालत के फैसले को पलट दिया था और आरोपियों को बरी कर दिया था। अब उपराज्यपाल की मंजूरी के बाद परिवार सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर करेगा। 19 साल की लड़की जिसकी आंखों में बड़े बड़े सपने थे, वो 9 फरवरी 2012 की शाम ऑफिस से घर लौट रही थी। सूरज डूब चुका था, कुछ धुंधली रोशनी रह गई थी। बस से उतरते ही उसके कदम तेज हुए, क्योंकि उसे घर तक का रास्ता पैदल और जल्दी तय करना था। लेकिन उसे नहीं पता था कि कुछ दरिंदों की नजर उस पर थी और शाम को जो हुआ, जिसने भी उसे सुना उसके रोंगटे खड़े हो गए। तारीख 9 फरवरी 2012, जब यह दरिंदगी की गई। लाल रंग की कार में उस लड़की को अगवा कर लिया गया और उसके बाद जो कुछ भी उसके साथ हुआ वो सबके सामने आया। हरियाणा में 3 दिन तक उस लड़की के साथ गैंग रेप की वारदात को अंजाम दिया गया। दरिंदों ने आंखों में तेजाब तक डाल दिया था। इस तरीके की नृशंस वारदात को अंजाम दिया गया। नाजुक कंगों में शराब की बोतल तक बरामद की गई, उसके कुछ टुकड़े बरामद किए गए। गरम लोहे से उसके शरीर को दागा गया। आप ये सोचिए, ये सब बताते हुए भी किसी की रूह कांप जाए, लेकिन उस लड़की के साथ ये सब कुछ हुआ। उसके बाद उसको खेत में मरने के लिए छोड़ दिया गया। राजीव गांधी की बात करेंगे, क्योंकि राजीव गांधी के हत्यारों को फिर से जेल जाना पड़ सकता है। केंद्र सरकार के बाद अब कांग्रेस भी सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर करने जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने 11 नवंबर को 6 दोषियों को रिहा कर दिया था और उसके बाद खूब बवाल मचा था। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के हत्यारों को रिहा करने के मामले में कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर करेगी। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस की ओर से बुधवार को यह याचिका कोर्ट में दायर की जाएगी।
इससे पहले दोषियों की रिहाई के खिलाफ केंद्र सरकार भी सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर कर चुकी है। 11 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने नलिनी श्रीहरण समेत 5 दोषियों को जेल से रिहा कर दिया था। एक अन्य दोषी पेरारी वलन को रिहा करने का सुप्रीम कोर्ट पहले ही आदेश दे चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने दोषियों की रिहाई का आदेश देते हुए कहा था कि तमिलनाडु सरकार ने पहले राज्यपाल से हत्यारों की रिहाई की सिफारिश की थी। चूंकि राज्यपाल की ओर से इस मामले में कोई फैसला नहीं लिया जा रहा, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला कर दिया। तो इस मामले के बैकग्राउंड में आपको लिए चलते हैं। 21 मई 1991 में तमिलनाडु में एक चुनावी रैली के दौरान राजीव गांधी की हत्या हुई थी। धनु नाम की महिला ने राजीव गांधी को फूलों का हार पहनाया, उसके बाद उनके पैर छुए और इसी दौरान खुद को उड़ा लिया था, जिसमें राजीव गांधी और हमलावर धनु समेत 16 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि 45 लोग इसमें गंभीर रूप से घायल हुए थे। आत्मघाती हमलावर धनु के अलावा कई लोग शामिल थे, जिनमें से कई ने खुदकुशी कर ली थी, लेकिन 6 पकड़े गए थे, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने अपने आखिरी फैसले में रिहा कर दिया था। आइए उसके बारे में भी आपको जानकारी दे देते हैं और उन 6 लोगों के नाम क्या है। नलिनी मुरुगन, चेन्नई की रहने वाली ये ग्रेजुएट महिला नलिनी मुरुगन, मानव बम धनु के साथ घटनास्थल पर नलिनी मुरुगन उस वक्त मौजूद थी। राजीव गांधी के हत्यारों में नलिनी मुरुगन का नाम शामिल था। 1999 में सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सजा को बरकरार रखा था नलिनी मुरुगन के लिए। साल 2000 में तमिलनाडु के राज्यपाल ने इस फांसी की सजा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया था। अगला नाम है श्रीहरन उर्फ मुरुगन। नलिनी का पति श्रीहरन उर्फ मुरुगन जो इसमें शामिल था। श्रीलंका युवकों के साथ भागकर वो चेन्नई आया था और उसके बाद इस पूरे मामले में वो इन्वॉल्व हुआ। 1999 में मौत की सजा श्रीहरन उर्फ मुरुगन को भी सुनाई गई, यानी कि उसके लिए भी फांसी की सजा का फैसला आया। साल 2014 में इसी फांसी की सजा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया गया था। यह है श्रीहरन उर्फ मुरुगन की डिटेल्स। अगला नाम है आरपी रविचंद्रन। आरपी रविचंद्रन 1980 में लिट्टे के संपर्क में आरपी रविचंद्रन आया। लिट्टे के साथ वो लगातार संपर्क में था। कई बार समुद्री रास्ते का इस्तेमाल करते हुए वो श्रीलंका भी गया। लिट्टे की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व आरपी रविचंद्रन 1999 में मौत की सजा को सुप्रीम कोर्ट ने उम्र कैद की सजा में तब्दील कर दिया। अगला नाम आपके सामने है संथान। राजीव गांधी का हत्यारा संथान हत्या की साजिश रचने वाले श्रीवारसन के साथ ये भारत आया था और उसके बाद इस साजिश में वो लगातार इनके साथ रहा। संथान राजीव गांधी की हत्या में डायरेक्ट और एक तरीके की एक्टिव रोल में संथान था। पूरी प्लानिंग से लेके उसके एग्जीक्यूशन तक। मौत की सजा को साल 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा में तब्दील कर दिया। अगला नाम है रॉबर्ट पायस का। 1990 में पत्नी और बहन के साथ रॉबर्ट पायस भारत आया था, यानी कि अपने परिवार के साथ 1990 में ये भारत आया। शिवा सरन के साथ इसके करीबी लिंक थे, यानी शिवा सरन इसमें एक कॉमन लिंक जो सबके साथ जुड़ा हुआ था। कोर्ट में साजिश में इसकी भूमिका मानी गई। ये सबूत सामने आए कि ये इस साजिश में इन्वॉल्व था। 1999 में सुप्रीम कोर्ट ने मौत की इसकी भी सजा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया। अगला नाम है जय कुमार। रॉबर्ट पायस का रिश्तेदार और उसी के साथ ये भारत पहुंचा था, जिसका नाम जय कुमार है। शिवारसन के साथ करीबी संबंध जय कुमार के भी थे। शिवारसन के साथ ये लगातार संपर्क में था और 1999 में मौत की सजा सुप्रीम कोर्ट ने इसकी भी उम्र कैद में तब्दील कर दी थी। अगला नाम है पेरारी विलन। 1991 में 19 साल की उम्र में इसकी गिरफ्तारी हो गई थी। साल था 1991 का। इसके साथ ही कई और एक्टिविटीज में ये इन्वॉल्व रहा। शिवारसन के लिए ये बम में लगने वाली बैटरी को इसने खरीदा, यानी कि इस साजिश में इसकी भी हिस्सेदारी थी। दावा ये किया कि उसे नहीं पता कि आखिर इस बैटरी को क्यों खरीदा गया, इस बात की जानकारी उसको नहीं थी और यही बचाव में इसने अपने लिए कहा। सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में मौत की सजा को पेराविलन की भी उम्र कैद की सजा में तब्दील कर दिया और ये वो तमाम राजीव गांधी के हत्यारे थे जिन्हें रिहा किया गया, जिसके बाद अब एक बार फिर से इनकी सजा को लेकर, इनकी सजा को बरकरार रखने को लेकर कांग्रेस कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। अब
अपने बयानों से विवादों में बने रहने वाले फारूक अब्दुल्ला ने एक बार फिर से पाकिस्तान से बातचीत करने की मांग उठा दी है। उन्होंने कहा है कि हमें पाकिस्तान के साथ मिलकर मुश्किलों का हल निकालना होगा। पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, आतंकियों को संरक्षण देता है, भारत के खिलाफ साजिश रचता है, हर मंच पर कश्मीर राग अलापता है, जिसको लेकर भारत ने उससे बातचीत बंद कर रखी है। लेकिन जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने पाकिस्तान के साथ बातचीत की मांग एक बार फिर उठा दी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने भारत को G20 की अध्यक्षता मिलने पर बोलते हुए कहा कि इसके लिए वो खुश हैं। उम्मीद है कि पीएम मोदी यूक्रेन युद्ध को खत्म करने में कामयाब होंगे, क्योंकि इससे दुनिया की आर्थिक हालत खराब हो गई है। वहीं उन्होंने कहा कि भारत पाकिस्तान के साथ मिलकर मुश्किलों का हल निकाले, क्योंकि भारत को कभी न कभी पाकिस्तान से बात तो करनी ही होगी। देखिए, मैं इस बात का तो बहुत खुशी है कि हम लोग इस साल G20 के प्रेसिडेंटशिप इंडिया को मिली है। दूसरा जो है, हमारे जो मुश्किलात हमारे नेबर के साथ हैं, उसमें भी हो सकता है कि ये मुल्क जो है मिल के इसका कोई हल निकालेंगे और ये जो है ये ख़त्म हो जाएगी हमारी मुश्किलात हमारे वतन के। इससे पहले रविवार को सांसद फारूक अब्दुल्ला ने केंद्र सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि अनुच्छेद 370 को निरस्त कर जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ धोखा क्या किया है। आज दूसरे क्षेत्र के लोग जम्मू में आकर डोंगरों का अधिकार छीन रहे हैं। और आइए वॉर 24 के बाद अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे गुजरात की, क्योंकि गुजरात में चुनावी शोर है और इसी शोर में प्रचार अभियान ताबड़तोड़ चल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने बीजेपी की तरफ से प्रचार की कमान को अब संभाल लिया है। आज तीसरे दिन मैराथन रैलियां की, बीजेपी के लिए वोट मांगे तो विपक्षियों पर जमकर प्रहार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात में 3 दिन से बीजेपी का प्रचार कर रहे हैं। लगातार विजय संकल्प सम्मेलन की जनसभाएं कर रहे हैं। गुजरात दौरे के तीसरे दिन पीएम ने सुरेंद्रनगर, जंबूसर और नवसारी में रैली की। पीएम मोदी ने कहा कि गुजरात की जनता बीजेपी से प्रेम करती है। भले ही उन्हें प्रधानमंत्री का काम दिया है, लेकिन उनके दिल में गुजरात ही है। पीएम ने कहा कि गुजरात इस बार सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ने जा रहा है। भाइयों बहनों, આજે જ્યારે સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં આવ્યો છું ત્યારે માં નર્મદાની યાદ આપવી બહુ સ્વાભાવિક છે। આ નર્મદા યોજના વખતે અહીંયા તો ઘણીવાર હું આવતો। નર્મદા યોજનાનો સૌથી મોટો લાભ કોઈ જિલ્લાને મળશે એવું મેં કહ્યું હતું, તો એ સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાને મળશે અને આજે એ લાભ તમને પહોંચી ગયો ભાઈ। पीएम ने कहा कि कोई सोच भी नहीं सकता था कि गुजरात विकास में नंबर 1 बन सकता है, जो आज संभव हो गया। मोदी भी आपके वोट से है। जनसभाओं में पीएम कांग्रेस पर भी खूब बरसे। उन्होंने कहा वो जनता के लिए अपने अपमान का घूंट पी जाते हैं। नर्मदा बचाओ आंदोलन के नेता मेधा पाटकर के राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने को लेकर भी निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी सत्ता में वापस आने के लिए भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, लेकिन वे उनके साथ चल रहे हैं जिन्होंने नर्मदा बांध परियोजनाओं को 40 साल तक रोके रखा। उन्होंने कहा कि कुछ लोग राज्य में बना नमक खाकर भी गुजरात को गाली देते हैं। गुजरात देश के 80% नमक का उत्पादन करता है। चुनाव प्रचार के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी का बाल प्रेम भी देखने को मिला। उनका एक वीडियो गुजरात के गृह मंत्री हर्ष साधवी ने ट्वीट किया है, जिसमें वो एक छोटी बच्ची से बात करते नजर आ रहे हैं। पीएम मोदी के साथ बीजेपी के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ताबड़तोड़ रैलियां की और विपक्ष पर खूब कटाक्ष किया। साथ ही यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी हुंकार भरी। उन्होंने छोटा उदयपुर, खेड़ा और पोरबंदर में बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में विजय संकल्प सम्मेलन में हिस्सा लिया। दुनिया के 20 बड़े देश जिन्हें G20 के नाम पर संबोधित किया जाता है, जिनका दुनिया के 80% संसाधनों पर अधिकार है, वे 20 बड़े देश आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत अगले 1 वर्ष तक उस G20 के देशों का नेतृत्व करेगा। आजादी के अमृत महोत्सव पर
तो गुजरात चुनाव प्रचार अपने अंतिम दौर में है। अब इसमें राहुल गांधी की भी एंट्री हो चुकी है। राहुल गांधी ने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ मिलकर राजकोट और सूरत में रैली को संबोधित किया और बीजेपी पर जमकर निशाना भी साधा। गुजरात चुनाव के रण में राहुल गांधी भी उतर आए हैं। उन्होंने राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत के साथ इस चुनाव की अपनी पहली रैली की। सूरत और राजकोट में चुनावी रैलियों को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान किसानों, युवाओं और आदिवासियों से मिलने और उनकी समस्याओं को सुनने के बाद उन्हें उनका दर्द महसूस हुआ। सूरत के महुआ में राहुल गांधी ने आदिवासियों को लेकर कहा कि वो देश के पहले मालिक हैं, लेकिन बीजेपी उनके अधिकारों को छीनने का काम कर रही है। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी आदिवासियों को वनवासी कहती है, जिसका मतलब ये है कि वो नहीं चाहते कि आदिवासी शहरों में रहें। आदिवासियों के बच्चे इंजीनियर, डॉक्टर बने, विमान उड़ाना सीखें, अंग्रेजी बोले। वो ये नहीं चाहते कि आप शहरों में रहो, कि आपके बच्चे इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, हवाई जहाज उड़ाना सीखें, अंग्रेजी बोले। वो ये नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि आप जंगल में रहो, मगर वहां नहीं रुकते। उसके बाद वो आपसे जंगल छीनने का काम शुरू कर देते हैं। राहुल गांधी ने आगे कहा कि ये लोग चाहते हैं कि आदिवासी जंगल में ही रहें, लेकिन ये लोग जंगल भी छीनने लगते हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो आदिवासियों के पास जंगल में भी जगह नहीं होगी, शिक्षा, स्वास्थ्य और नौकरी नहीं मिलेगी। कितने साल में क्या किया, ये जुमला अभी तक चल रहा है। कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे। अरे कांग्रेस मुक्त भारत बनाने वालों, सुन लो, कांग्रेस आज भी राष्ट्रीय पार्टी जो पूरे 6 लाख गांवों के अंदर इकाइयां हैं। सरकार भले बन गई हो बीजेपी की, आज उनको कोई जानते ही नहीं। दक्षिण के अंदर, नॉर्थ ईस्ट के अंदर वो राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। तो बड़ी बड़ी बातें कर, दावे करते हैं। ये तो मैं कहना चाहूंगा, कांग्रेस मुक्त भारत की बात करने वाले खुद मुक्त हो जाएंगे, कांग्रेस कभी मुक्त नहीं होगी। मैं निवेदन करना चाहता हूं। राहुल गांधी गुजरात चुनाव प्रचार के आखिर में मैदान में उतरे हैं और वो बीजेपी पर सीधे हमला बोलकर गरीबों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि गुजरात की जनता किसके पाले में जाती है। इधर दिल्ली में एमसीडी चुनाव को लेकर घमासान मचा है और आम आदमी पार्टी स्टिंग के जाल में फंसती नजर आ रही है। बीजेपी की तरफ से एक और वीडियो जारी कर आम आदमी पार्टी पर भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा पार करने का आरोप लगाया गया है। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर एमसीडी चुनाव में टिकट के बदले उम्मीदवारों से पैसे लेने के गंभीर आरोप लगाए हैं। बीजेपी ने एक वीडियो जारी कर कहा कि ये स्टिंग ऑपरेशन आम आदमी पार्टी के नेता बिंदु श्रीराम ने किया है। अब अपने को लेटेस्ट जो पेमेंट देनी है वो कितनी देनी है? बीजेपी का कहना है कि बिंदु श्रीराम ने रोहिणी डी से टिकट मांगा था, जिसके बदले उनसे 80 लाख रुपए मांगे गए। ये पैसे केजरीवाल की पार्टी के बड़े नेताओं ने मांगे हैं। बीजेपी ने हमला बोलते हुए कहा कि इस स्टिंग में 80 लाख रुपए में टिकट का सौदा किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि अगर अपनी सीट बुक करानी है तो पूरा पैसा अभी दे। तो बोला 10 नहीं लूंगा, मैं अभी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पूरी लूंगा। मैंने कहा फिर भाई 3-4 दिन रुक जा। फर्स्ट कितनी थी? फर्स्ट थी 21 लाख रुपए। तो मैंने कहा 10 पड़े हैं मेरे पास अभी। अब सैटरडे संडे का दिन था, बोले 8 का 8 नहीं, वो बोला 8 का ले लिया है, 8 का नाम। बीजेपी ने आरोप लगाया कि टिकट के लिए आम आदमी पार्टी ने 82 लाख रुपए में सौदा किया था। पहली किश्त 21 लाख, दूसरी किश्त 40 लाख और तीसरी किश्त 21 लाख देने की बात हुई। तीसरी 21 लाख की किश्त में से 10 लाख सीधे और 11 लाख रुपए आम आदमी पार्टी को चेक से देने की बात की गई। वहीं स्टिंग को डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने बीजेपी की मनोहर कहानी बताते हुए झूठा करार दिया है। ये दोनों कह रहे हैं कि लगभग 110 सीट की बुकिंग हो गई है, रकम आ गई है, 110 सीट की बुकिंग हो गई है, आप जल्दी दीजिए। जो पार्टी यहाँ पर भ्रष्टाचार के विरोध में लड़ने आई थी, वो किस प्रकार से उगाही करने में व्यस्त है। आप सुबह से शाम तक देखो, भारतीय जनता पार्टी के लोगों की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, उनके नेताओं के भाषण होते हैं, उनके नेताओं के रोड शो होते हैं।
भारतीय जनता पार्टी के एक भी नेता की हिम्मत नहीं है कि वो जनता के बीच जाके कहे कि हमने 15 साल काम किए थे इसलिए हमें वोट दे देना। तो एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी पर एक के बाद एक भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। बीजेपी लगातार टिकट बेचने के भी आरोप लगा रही है, स्टिंग पर स्टिंग जारी कर रही है। नगर निगम की सरकार बनाने के लिए बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, बीएसपी के साथ साथ तमाम पार्टियों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। इस बार टिकट वितरण में सभी पार्टियों ने महिलाओं पर ज्यादा भरोसा जताया है, ये इन आंकड़ों के जरिए साफ पता चलता है। यानी कि जो एमसीडी का चुनाव है उसमें महिलाओं पर ज्यादा भरोसा। बीजेपी की तरफ से 54% महिला उम्मीदवार इस बार एमसीडी इलेक्शन में मैदान में है। कांग्रेस की तरफ से भी यह आंकड़ा बिल्कुल ठीक 54% वाला ही है। वहीं आम आदमी पार्टी की तरफ से 2% ज्यादा यानी कि 56% महिला उम्मीदवार मैदान में उतारे गए हैं। लेकिन उससे भी ज्यादा बढ़ चढ़कर सबसे ज्यादा बीएसपी ने 57% टिकट महिलाओं को बांटे हैं और इन्हीं महिलाओं के जरिए लोगों की समस्याओं को समझने का दावा करने वाली तमाम पार्टीज एमसीडी चुनाव में जीत दर्ज करना चाहती हैं। अगली खबर है अंतर्राष्ट्रीय, रूस और यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई, क्योंकि दोनों ही देशों के बीच में लगातार जंग जारी है और एक नया मोड़ इस जंग ने ले लिया है। पहले जहां पर माना यह जा रहा था कि पोलैंड पर मिसाइल रूस की तरफ से दागी गई, लेकिन अब खुलासा यह हुआ है कि यह तो यूक्रेन की तरफ से चलाई गई थी। यूक्रेन की सीमा से लगे पोलैंड के हिस्से में रूसी मिसाइलों के गिरने से 2 पोलिश नागरिकों की मौत हो गई थी। यह पहला मौका था जब रूस यूक्रेन युद्ध में किसी तीसरे देश को सीधा नुकसान पहुंचा हो। पोलैंड ने इस हादसे के बाद केवल इतना ही कहा था कि हमले में इस्तेमाल की गई मिसाइलें रूसी थी, लेकिन यह नहीं पता लग सका कि इन्हें किसने छोड़ा है। शुरुआती जांच में यह साबित नहीं हो सका था कि यह हमला रूस ने ही किया है। इसके बावजूद यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने इसका सारा दोष रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर मंड दिया। जांच के आगे बढ़ने पर पता चला कि पोलैंड में गिरी मिसाइलें यूक्रेनी सेना की थी, जिन्हें रूसी मिसाइलों को रोकने के लिए दागा गया था। अब संयुक्त राष्ट्र ने इस मामले और रूसी युद्धबंदियों को गोली मारने के मामले में जांच के आदेश दे दिए हैं। यूक्रेन के खिलाफ जांच में जेलेंस्की घिरते नजर आ रहे हैं। कई अमेरिकन मीडिया ने भी रूसी सैनिकों को गोली मारने के वीडियो की पुष्टि की है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर अब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन जेलेंस्की से नाराज बताए जा रहे हैं। खबर यह है कि जो बाइडेन अब जेलेंस्की का फोन तक नहीं उठा रहे हैं। इस पूरी घटना के बाद सवाल कई हैं, ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आखिर क्यों जो बाइडेन की नाराजगी जेलेंस्की को लेकर सबके सामने है, ये भी देखिए। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की बार बार व्हाइट हाउस में फोन कर रहे हैं और जो बाइडेन से बात करना चाह रहे हैं, मगर अमेरिकी राष्ट्रपति से उनकी बात नहीं हो पा रही है। बताया जा रहा है कि पोलैंड मिसाइल मामले में जेलेंस्की से बाइडेन बेहद नाराज हैं, क्योंकि पोलैंड पर हुई मिसाइल हमले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा था कि इस बात की संभावना कम है कि रूस ने नाटो सहयोगी पोलैंड पर मिसाइल दागी हो। इसके बावजूद जेलेंस्की लगातार रूस पर ही आरोप लगाते रहे। कहा जा रहा है कि उन्होंने बाइडेन को झुठलाने की भी कोशिश की थी। वहीं सब कुछ साफ हो जाने के बाद अब जेलेंस्की अपने झूठ पर सफाई देना चाहते हैं। तो क्या नजदीकियां दूरियों में तब्दील हो रही हैं? इस पूरी घटना के बाद सवाल कई हैं। वो सवाल भी आपको बता देते हैं कि क्या जेलेंस्की ने किसी साजिश के तहत पोलैंड पर रूसी मिसाइलों के जरिए हमला किया था, क्योंकि यूक्रेन रूसी मिसाइलों के जरिए युद्ध लड़ रहा है। इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि नेटो की सदस्यता वाले देश पर हमला कर जेलेंस्की ने कोशिश की पश्चिमी देशों को रूस के खिलाफ और ज्यादा भड़काया जा सके, क्योंकि ऐसा हमला होने पर सैन्य संगठन नेटो को ना चाहते हुए भी युद्ध में उतरना पड़ता है। यानी कि एक नेटो देश पर हमला तमाम नेटो देशों पर हमले के तौर पर समझा जाता है। शायद इससे जेलेंस्की का काम आसान हो जाता, और इसीलिए क्या जेलेंस्की ने एक साजिश रचने की कोशिश की थी। और तमाम अब जब जांच की बात इस मामले को लेकर सामने आ रही है, तो इस बात का डर भी जेलेंस्की को सताने लगा है कि कहीं उसके लिए मुसीबत पैदा ना हो जाए।
अगली खबर इंडोनेशिया को लेकर है, क्योंकि इंडोनेशिया में कुदरत ने भारी तबाही मचाई है। यहां पर जकार्ता में आए भूकंप के चलते करीब 46 लोगों की जान चली गई, वहीं 300 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। भूकंप की वजह से कई घर मलबे में तब्दील हो चुके हैं, तो कई इलाके बंजर नजर आने लगे हैं। भूकंप के तेज झटकों से इंडोनेशिया में भारी तबाही देखने को मिली है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में आए भूकंप के चलते करीब 46 लोगों की जान चली गई, तो वहीं 300 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 5.6 मापी गई। भूकंप की तीव्रता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसके चलते शहर की कई इमारतें हिल गईं। लोग घरों से बाहर निकल आए तो शहर हाहाकार मच गया। भूकंप के चलते कई इमारतें टूट गई हैं, जहां चारों ओर मलबा और क्षतिग्रस्त कारें नजर आईं। लोगों को इमारतों से बाहर रहने के लिए कहा गया है। आशंका जताई गई है कि भूकंप के आफ्टर शॉक्स भी देखने को मिल सकते हैं। तो जावा में भूकंप के झटके महसूस किए गए और इंडोनेशिया में भूकंप ने इससे पहले भी कई दफा आफत मचाई है, कई लोगों की जान चली गई है और इंडोनेशिया माना जा रहा है कि हमेशा इस भूकंप की रडार पर रहता है। किस तरीके की जानकारी? इस साल फरवरी में पश्चिम सुमात्रा प्रांत में 6.2 तीव्रता के भूकंप में कम से कम 25 लोगों की मौत हो गई थी और 460 से अधिक घायल हुए थे। इसके बाद जनवरी 2021 में पश्चिम सुलावेसी प्रांत में 6.2 तीव्रता के भूकंप से 100 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी और लगभग 6000 लोग घायल हुए थे। 2004 में एक शक्तिशाली हिंद महासागर भूकंप और सुनामी ने 1 दर्जन देशों में लगभग 2,30,000 लोगों की जान ले ली थी, जिनमें से अधिकांश इंडोनेशिया में भी थे। और इससे ठीक पहले यानी कि 2 दिन पहले भी इंडोनेशिया में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे, जिसके बाद आज के इन झटकों को आफ्टर शॉक के तौर पर माना जा रहा है, जिसने कई लोगों की जान भी ले ली है और कई लोग इसमें घायल भी हुए हैं। अगली खबर मिस्र में आयोजित COP27 क्लाइमेट समिट को लेकर है और इसी में एक ऐतिहासिक समझौता भी हुआ है। इस समिट में क्लाइमेट चेंज के लिए अमीर देशों को जिम्मेदार ठहराया गया, जिसको लेकर 200 देशों के बीच एक समझौता हुआ। इसमें यह कहा गया कि जिम्मेदार अमीर देश अब गरीब देशों को मुआवजा देंगे और इसके लिए बाकायदा एक फंड भी बनाया जाएगा। इस फंड के लिए एक कमेटी का भी गठन किया गया है। क्या जानकारी है इसे लेकर? फंड के लिए एक कमेटी बनेगी और इसमें 24 देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे, रिप्रेजेंटेटिव्स रहेंगे। लेकिन यह फंड किस तरीके से काम करेगा, इस पर 1 साल तक बहस होगी। तय यह किया जाएगा कि किस देश को कितना मुआवजा और किस आधार पर आर्थिक मदद मिलेगी, कौन कौन से देश मुआवजा देंगे, इसका फैसला भी यही कमेटी लेने वाली है। मतलब ये साफ है कि क्लाइमेट को पोल्यूट करने वाले अमीर देशों को अब इसका हर्जाना भी चुकाना होगा। 12 साल पुराना एक वादा हकीकत की शक्ल लेता नजर आ रहा है। दरअसल दुनिया के अमीर देशों ने 2009 में वादा किया था कि वो क्लाइमेट चेंज से हुए नुकसान का हर्जाना देंगे। इसके तहत 2020 तक विकसित देशों को विकासशील और गरीब देशों को हर साल $100 बिलियन देने थे, जो कि 12 साल बाद भी अधूरा है। मिस्र में आयोजित COP27 के समिट में भी आखिरी वक्त तक फंड को लेकर तस्वीर साफ नहीं थी। अमीर देश लगातार अलग अलग मुद्दों के सहारे इसे दबाने की कोशिश करते रहे हैं, लेकिन भारत, ब्राजील समेत एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के कई देशों ने इस फंड को पास कराने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। अमीर देशों पर मिलकर दबाव बनाया गया। क्लाइमेट समिट में सबसे पहले यूरोपियन यूनियन ने मुआवजे के लिए फंड बनाने की हामी भरी, जिसके बाद दबाव में अमेरिका ने भी शनिवार को फंड बनाने के लिए मंजूरी दे दी। 200 देशों के बीच हुए इस समझौते के मुताबिक कई विकासशील देशों को भी क्लाइमेट चेंज फंड के तहत सहायता मिलेगी। इस समझौते को लेकर यूरोपियन यूनियन और अमेरिका ने एक मांग भी रखी है। इन दोनों देशों का कहना है कि इस फंड का लाभ चीन को नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि चीन दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है, जिसके पलटवार में चीन ने कहा है कि उसके साथ भेदभाव किया जा रहा है।